तो कहानी की शुरुआत में हमें मैक नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। कुछ समय के बाद उसकी गर्लफ्रेंड जेनी उसे लेने के लिए आती है। यहाँ पर सीन कट करके हमें मैक के भाई जेड को दिखाया जाता है, जो टोनी नाम करके एक लड़की से बात कर रहा था। ये दोनों काफी समय से संपर्क में हैं और इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। दरअसल आज रात सभी लोग बार में पार्टी करने के लिए आए थे। इसी के बहाने से आज रात सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन रात के समय में जब ये लोग पार्टी कर रहे थे तो अचानक से सारी लाइटें कट हो जाती है। बाद में ये खबर आती है कि ब्लैकआउट हुआ है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाएं। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मैक के पिता एक पुलिस ऑफिसर हैं और ब्लैकआउट होने की वजह से वो रात में ही काम करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद मैक और जेड दोनों भाई साथ में घर पर रुकते हैं। रात में सो जाने के बाद अचानक सुबह में भूकंप के साथ इन लोगों की आँख खुलती है। मैक बाहर देखने जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जब वो आकाश में देखता है तो बहुत सारे पैराशूट के साथ आर्मी सोल्जर्स नीचे आ रहे थे और इन्हें रोकने के लिए इनके प्लेन्स के ऊपर हमला भी हो रहा था। दरअसल एक प्रकार से एक अलग देश ने इनके देश के ऊपर हमला कर दिया था। अब इसके बाद जेड और मैक दोनों भाई मिल करके अपने पिता को ढूंढने के लिए जाते हैं। काफी दूर आगे जाने के बाद बीच रास्ते में इनकी मुलाकात इनके पिता से हो जाती है। इनके पिता जेड से कहते हैं कि अपने भाई को घर लेकर के जाओ। इसी बीच आसमान से नीचे जो सोल्जर आ रहे थे वे लोग इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ये लोग अपनी कार से उस सोल्जर को ठोक करके अपनी जान बचाते हैं। दोबारा जब इनकी मुलाकात इनके पिता से होती है तो इनके पिता इनसे कहते हैं कि तुम सभी लोग जंगल वाले कैबिन की तरफ चले जाओ और जब तक मैं आने के लिए ना कहूँ तब तक तुम लोग वहीं पर रहना। उसी समय मैक अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को देखता है जिसे कुछ सोल्जर्स ने पकड़ रखा था। मैक अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए जाना तो चाहता था लेकिन उसका भाई उसे जाने नहीं देता है। अब इन लोगों को भागता हुआ देख करके इनके जो कुछ दोस्त थे वे लोग भी कार में आकर के बैठ जाते हैं और इसके बाद ये लोग कार में बैठ करके यहाँ से निकल जाते हैं। कैप्टन जोय नाम करके जो इंसान है वो इन लोगों के पीछे भागता है इन्हें पकड़ने के लिए। लेकिन एक जगह पर जेड अपनी कार को इनकी कार से काफी जोर से भिड़ा देता है जिसकी वजह से कैप्टन जोय का एक्सीडेंट हो जाता है और जेड अपनी कार को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। कैप्टन जोय साउथ कोरिया का है और वो अपनी टीम के साथ इनके शहर पर हमला किया है क्योंकि साउथ कोरिया के लोग इनके देश को हथियाना चाहते हैं। खैर अब इसके बाद जेड अपने सभी लोगों को लेकर के अपने पिता के जंगल वाले कैबिन में आ जाता है। रेडियो के जरिए इन लोगों को भी मालूम चल जाता है कि साउथ कोरिया के लोग इन लोगों के ऊपर हमला कर चुके हैं और अब धीरे धीरे करके वो अमेरिका के पूरे शहर को अपने कंट्रोल में लेंगे। इसी वजह से हम लोगों को चौकन्ना रह करके हमें ही कुछ करना होगा। कैबिन में ढेर सारा सामान रखा हुआ था जिनसे इनका काम हो जाता है। रात के समय में जब सभी लोग कैबिन में बैठे हुए थे तब इन्हें एहसास होता है कि कोई कार लेकर के इनकी तरफ आ रहा है। जिसके बाद जेड अपने भाई से कहता है कि तुम अंदर जा करके कैबिन की लाइट को बंद कर दो, बाकी आगे जो कुछ भी होगा मैं उन लोगों को संभाल लूंगा। इसके बाद मैक जा करके लाइट को बंद कर देता है और कुछ समय के बाद वो कार आती है। कार को देख करके इनके टीम का एक बंदा फायरिंग कर देता है और फायरिंग करने वाला पीटर नाम का एक लड़का था। उसके हाथ में गन देख करके जेड कहता है कि वो गन मुझे दे दो, लेकिन वो गन देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए वो जा करके पीटर के ऊपर हमला करके उससे गन छीन लेता है। दरअसल कुछ समय पहले जेड एक आर्मी ऑफिसर था और वो इस समय इन लोगों को लीड कर रहा है। पीटर को इस बात से गुस्सा आता है और वो नाराज होकर के चला जाता है। दरअसल जो कार को लेकर के आया था उसका नाम डैरल था और वो इन्हीं का दोस्त था। डैरल अपने साथ टोनी को भी बचा करके लेकर के आया था। मैक उससे पूछता है कि जेनी कहाँ है तो वो कहती है कि मैं जेनी को नहीं ला पाई, जेनी अब उन लोगों के कब्जे में है। अगले दिन सुबह में जब ये लोग सो करके उठते हैं तो जेड इन लोगों को बताता है कि पीटर हमारा सारा खाना ले जा करके भाग चुका है। इसके बाद ये सभी लोग मिल करके खाने पीने की जुगाड़ करने के लिए शहर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि साउथ कोरिया के सभी मिलिट्री वालों ने इन लोगों को कंट्रोल में ले लिया है और अमेरिका के अब सभी लोग जो भी कर रहे थे वो उन लोगों के नियम और दायरे में रह करके कर रहे थे। जेड के दोस्त लोग उसके पास भाग करके आते हैं और बताते हैं कि हमारे बारे में उन लोगों को मालूम चल चुका है। दरअसल वो धोखेबाज दोस्त पीटर था जो साउथ कोरिया के साथ मिल करके इनके अड्डे के बारे में बता चुका था। लेकिन जब कैप्टन जोय अपने टीम के साथ यहाँ पर आते हैं तो उन्हें यहाँ पर वे लोग नहीं मिलते हैं क्योंकि वे लोग छुपे हुए थे। अब यहाँ पर कैप्टन जोय उन लोगों को बाहर निकालने के लिए डैरल के पिता को माइक देता है। डैरल के पिता कहते हैं कि ये लोग हमारी भलाई चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने आप को इनके हवाले कर दो। इसका मतलब साफ साफ था कि डैरल के पिता अब साउथ कोरिया वालों के साथ मिल चुके थे। डैरल यह सब कुछ देख रहा था और सुन भी रहा था।
हालांकि वो अपने पिता के पास जाना तो चाहता था, लेकिन ये लोग उसे रोक देते हैं। इसके बाद कैप्टन जॉय उस माइक को जेड के पिता को दे देते हैं और कैप्टन जॉय कहता है कि अपने बच्चों से कहो कि वे लोग बाहर आ जाएं। लेकिन जेड के पिता कभी भी साउथ कोरिया का साथ नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो अपने बच्चों से कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग अपने देश को दोबारा आजाद करवाओगे। इन कमीनों को कभी भी छोड़ना मत, ये लोग हमारे देश पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाएंगे। यह सुनने के बाद कैप्टन जॉय उसके पिता को शूट करके मार देता है, जिसे देख करके हालांकि मैक बहुत गुस्सा होता है और वो अपने पिता के पास भाग करके जा रहा था, लेकिन जेड अपने भाई को पकड़ लेता है और कहता है कि वहाँ पर जाने का अब कोई फायदा नहीं है, हम लोग भी पकड़े जाएंगे। इसके बाद जाने से पहले कैप्टन जॉय इनके केबिन को जला देता है और सभी लोगों को लेकर के यहाँ से चला जाता है। जेड अपने सभी दोस्तों से कहता है कि हम अपने परिवार की कुर्बानियों को यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे, हम सब साथ में मिल करके उनसे लड़ेंगे और उन लोगों को अपने देश से वापस खदेड़ देंगे। लेकिन इन सब में मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए, मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि साउथ कोरिया अपनी पूरी मिलिट्री टीम को इनके देश में लेकर के आ रहा था। यह देख करके जेड अपनी टीम को पूरी तरीके से प्रैक्टिस करवाता है और इन्हें ट्रेनिंग दे करके इन्हें गन चलाने के लिए भी सिखाता है। इसी के साथ शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन लोगों के साथ मिल करके इनका साथ दे रहे थे। इसी वजह से जो चीजें इन लोगों के पास नहीं थी, शहर के जरिए इन लोगों को मिल जाया करता था। धीरे धीरे करके ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे और ये लोग अपने प्रैक्टिस में सफल हो रहे थे। कुछ ही दिनों बाद ये लोग गन चलाना और लड़ना सीख जाते हैं, लेकिन इन लोगों के पास पर्याप्त गन नहीं था जिससे ये लोग लड़ सके। इसलिए ये लोग पूरा प्लान बनाते हैं और प्लान के साथ टोनी शहर की तरफ जाती है और वो अपने पीछे साउथ कोरिया के कुछ आर्मी सोल्जर्स को लेकर के आती है। जिसके बाद सभी लोग मिल करके साउथ कोरिया के टीम वालों को मार देते हैं और उनके पास जो गन था, हथियार था, सब कुछ लूट लेते हैं। अब इस तरीके से जो चीज की कमी इन लोगों के पास थी वो चीज इन्हें मिल जाती है। जेड अपने टीम वालों को मोटिवेट करने के लिए सबको बताता है कि हम इन लोगों को अपने देश से बाहर खदेड़ देंगे, हम जगह जगह पर जा करके बम विस्फोट करेंगे ताकि इन लोगों को एहसास हो कि हम अमेरिकन अभी हारे नहीं है और इन लोगों को यहाँ से भगा कर ही रहेंगे। इस तरीके से जेड अपनी पूरी टीम के साथ मिल करके जगह जगह पर जा करके बम विस्फोट करती है और धीरे धीरे करके साउथ कोरिया वालों के अंदर खौफ पैदा होना शुरू हो गया था। इस तरीके से इन लोगों ने बहुत सी जगहों को तबाह कर दिया था और साउथ कोरिया के बहुत से मिलिट्री के जवानों को मार गिराया था। इसके बाद जेड अपनी टीम वालों से कहता है कि हमारा निशाना होगा सिर्फ और सिर्फ कैप्टन जॉय, क्योंकि अगर हम कैप्टन जॉय को मार देंगे तो इन लोगों को अपने देश से भगाने का पहला सफलता हासिल कर लेंगे। अगले दिन एक छोटी सी मीटिंग थी जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और ठीक इसी जगह पर ये लोग बम विस्फोट करके कैप्टन जॉय को मारना चाहते थे। लेकिन तभी डैरल को मालूम चलता है कि ठीक इसी मीटिंग में उसके पिता भी जा करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है, वो सबको मारने के लिए तैयार हो जाता है। नीचे के साइड में हमें मैक को दिखाया जाता है जो बम को सही जगह पर सेट कर चुका था, लेकिन ठीक उसी जगह पर उसे बस के अंदर जेनी दिखाई देती है जिसको लेकर के जेल के अंदर लेकर के जाया जा रहा था। लेकिन जब मैक देखता है कि बस रुकी है तो मैक फौरन जा करके बम को विस्फोट कर देता है। हालांकि ये इनके प्लान में नहीं था, इसलिए पूरा प्लान ही चेंज हो जाता है। इसी बीच कैप्टन जॉय जेड को देख लेता है और उसे इशारों में बताता है कि बम हमें मिल चुका है। अब इस तरीके से जेड अपनी पूरी टीम के साथ फंस चुका था और पूरे प्लान पर पानी फिर चुका था, जिसकी वजह से ये लोग चारों तरफ बिखर जाते हैं और जेड की टीम का एक मेंबर मारा जाता है। उसको मरता हुआ देख करके जेड के टीम वाले बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। खैर मैक को इन सब के बारे में मालूम नहीं था, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने में बिजी था। मैक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के दुकान पर जाता है जहाँ पर वो उसके कपड़े को चेंज करवाता है। दुकान पर एक औरत थी जो इन लोगों की हेल्प करती है। कपड़े को चेंज करने के बाद ये लोग एक नागरिक के जैसा लग रहे थे, इसलिए ये लोग सोल्जर्स की टीम से बच निकलते हैं, जिसकी वजह से मैक अपने गर्लफ्रेंड को सही सलामत बचा लाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे मालूम चलता है कि उसकी एक गलती की वजह से उसके टीम का एक मेंबर मारा जा चुका है। यह सुनकर के मैक को भी बहुत अफसोस होता है और वो बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। लेकिन साउथ कोरिया वालों को मालूम चल जाता है कि उस औरत ने उन लोगों की हेल्प की है, इसी वजह से अब वे लोग उस औरत को शूट करके मारने वाले थे। लेकिन तभी यहीं पर जेड अपनी टीम के साथ आ जाता है और सभी साउथ कोरिया वालों को मारने लगता है। एक एक करके जेड अपनी टीम के साथ पूरे साउथ कोरिया की टीम का खात्मा कर देता है और इस तरीके से यहाँ पर अमेरिकन को एक नई खुशी मिलती है। लेकिन अभी इन लोगों ने एक बस छोटी सी सफलता हासिल की थी, क्योंकि अभी तो पूरा जंग बाकी था। इस तरीके से जेड की टीम का नाम वोल्वरिन्स रखा जाता है, जो साउथ कोरिया के खिलाफ में लड़ रहे थे और इन लोगों का मकसद था कि ये लोग अपने देश से साउथ कोरिया वाले को खदेड़ दें। अब एक रात हम देखते हैं कि जेड टोनी के साथ में बैठ करके बात कर रहा था, लेकिन रात के समय में ही बहुत ही खतरनाक तरीके से जंगल की तरफ हमला होना शुरू हो जाता है और ये हमला
हमला जंगल में चारों तरफ किया गया था, जिसकी वजह से इनके रहने का जो ठिकाना था वो बर्बाद हो जाता है। साउथ कोरिया के लोगों ने इन लोगों के ऊपर जवाबी हमला किया था ताकि ये लोग शांत हो जाएं। खैर इसके बाद ये लोग अपनी जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं और उसी जगह पर टोनी के पास एक सोल्जर आकर के उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी यहीं पर जेड भी आ जाता है जो इन लोगों के ऊपर गन तान देता है। इसके बाद जेड इन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो, क्योंकि ये लोग साउथ कोरिया के बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। इसके बाद ये लोग बताते हैं कि हम मरीन से हैं और हमें वोल्वरिन्स ग्रुप के बारे में मालूम चला है और उन्हीं की हम हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम उनकी हेल्प करके साउथ कोरिया को यहाँ से भगाना चाहते हैं। इसके बाद जेड इन लोगों को बताता है कि तुम लोग सही जगह पर आए हो, हमारी ही ग्रुप है जो उन लोगों के खिलाफ में लड़ रही है। इसके बाद ये लोग जेड को बताते हैं कि उन लोगों का चारों तरफ से कब्जा हो रहा है, हमारे इलाकों में भी पूरी तरीके से उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। उन लोगों के कैप्टन के पास कुछ इस प्रकार की पेटी होगी। इस पेटी के अंदर उनका एक सिक्योर फोन है जिसका सिग्नल कोई नहीं ट्रैक कर सकता है। अगर हम इस पेटी को चुरा लेते हैं तो उन लोगों को अपने देश से भगाने के लिए पहले पड़ाव को पूरा कर लेंगे। फोटो के जरिए इन लोगों को मालूम चलता है कि उस पेटी को कैप्टन जॉय अपने पास हमेशा रखता है। अब ये लोग अपनी पूरी टीम के साथ उसी पेटी को चुराने के लिए उनके मेन अड्डे पर जाते हैं। हालांकि नीचे से पूरी सिक्योरिटी टाइट थी और वहाँ से जाना भी मुश्किल था। इसी वजह से ये लोग एक बिल्डिंग का सहारा लेकर के उनके बिल्डिंग के टेरेस पर चले जाते हैं, जिसके बाद ये लोग सही सलामत उनके बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। ये लोग कैप्टन जॉय को देखते हैं जो उस पेटी को अपने पास रखा हुआ था। ये लोग जॉय के पास पहुंच पाते उससे पहले ही कुछ लोग इन्हें देख लेते हैं और चिल्ला देते हैं, जिसकी वजह से अब फायरिंग होना शुरू हो जाता है और सभी लोगों को इनके बारे में मालूम चल जाता है। लड़कियां पहले से ही मिसाइल लेकर के तैयार थी जो इनके प्राइवेट वैन को खराब कर देती हैं। ठीक उसी समय जेड उस सोल्जर को गोली मार करके गिरा देता है जो पेटी लेकर के भाग रहा होता है। अब मैक उस पेटी पर नजर रखता है और जेड उस पेटी को लेने के लिए जाता है, लेकिन पेटी के पास जब सोल्जर को आता हुआ देखता है तो वो भी जंप करके पेटी के पास चला जाता है और इसके बाद मैक उस पेटी को ले लेता है। इधर हमें डैरल को दिखाया जाता है जो कि अकेला था और भाग रहा होता है, लेकिन उसी समय एक सोल्जर डैरल को पकड़ लेता है और किसी चीज से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इसके बाद डैरल अपने आप को छुड़ा लेता है और यहाँ से भाग जाता है। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये लोग उसे पीछे से शूट नहीं करते हैं बल्कि उसे भागने देते हैं। खैर अब इधर हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन जॉय और जेड के बीच में फाइट हो रही थी। फाइट के दौरान जेड के हाथ में एक गन आ जाती है और वो कैप्टन जॉय के ऊपर तान देता है। कैप्टन जॉय को मारने से पहले जेड कहता है कि ये मेरे पिता के लिए है और यह कहने के बाद वो उसे शूट करके मार देता है। खैर अब इसके बाद ये लोग उस पेटी को हासिल कर लिए थे और उस पेटी को लेने के बाद ये लोग चले जाते हैं। लेकिन परेशानी वाली बात ये थी कि इस फाइट में इनके बहुत सारे लोग मारे गए। खैर अब पेटी को लाने के बाद जेड जा करके टोनी से मिल रहा था, लेकिन उस समय एक फायरिंग होती है और गोली जा करके सीधा जेड को लगती है जिससे जेड की मौत हो जाती है। दरअसल साउथ कोरिया की पूरी टीम यहाँ पर आ गई थी और इन लोगों के ऊपर लगातार फायरिंग कर रही थी। हालांकि ये लोग जेड की लाश को छोड़ करके जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन भागने के अलावा इन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये लोग पीछे के रास्ते से सीधे जा करके अपनी कार में बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। रात भर ड्राइव करने के बाद ये लोग काफी दूर पहुँच गए थे और अब मैक बहुत ही ज्यादा उदास था क्योंकि उसके भाई की मौत हो चुकी थी। मैक कहता है कि उस लोकेशन के बारे में उन लोगों को मालूम कैसे चला। इसके बाद रॉबर्ट को शक होता है और वो जा करके डैरल के पीठ पर लगे हुए जख्म को चेक करता है, जिसके बाद इन लोगों को मालूम चलता है कि डैरल के ऊपर रात में जो हमला हुआ था उस हमले के जरिए उसके शरीर में एक ट्रैकिंग चिप छोड़ दिया गया था और जेड की मरने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ डैरल था। यह जान करके टोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो डैरल को मारना चाहती थी, लेकिन इसके बाद मैक जा करके उसे शांत करता है। अब डैरल के शरीर में ट्रैकिंग चिप अभी भी लगा हुआ था। अगर वो इन लोगों के साथ में गया तो सभी लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए वो यहाँ रुकने का फैसला करता है। वो रॉबर्ट से एक गन लेने के बाद वहीं पर रुक जाता है और अपनी टीम को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद जो मरीन के लोग थे वे लोग भी अपनी हेलीकॉप्टर से अपने शहर जाने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि वो इन लोगों से कहता भी है कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो, लेकिन मैक अपनी टीम के साथ अपने शहर को छोड़ करके नहीं जाता है, बल्कि वो अपनी टीम के साथ मिल करके और बड़ी टीम बनाता है ताकि वो साउथ कोरिया के खिलाफ में लड़ सके और सभी साउथ कोरिया वालों को अपने देश से बाहर खदेड़ सके। इस तरीके से साउथ कोरिया के खिलाफ में इनकी जो जंग थी वो चल रही थी। जंग के साथ में ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।